हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू। कौन सी क्लास के लिए? क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। और मैं आज आपको करवाने वाला हूँ साइंस का, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको क्या करवाऊँगा? मैथ्स का करवाऊँगा। और मैथ्स का तो बहुत ज़्यादा ही डिमांड है भाई, इसीलिए आप बिल्कुल मैथ्स का टेंशन ना लें। आप पीवाईक्यू करें और मैं साथ के साथ आपको एक बेहतरीन सीरीज देने वाला हूँ, उसे आप कवर करें। आपका देखना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल मैं जो करवाऊंगा डिट्टो वैसे ही आएगा। आप कंसेप्ट पे पूरा ध्यान देना। मैं आपका कंसेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाऊंगा मैथ्स एंड साइंस में, ठीक है भाई। तो आपको देखो मैं यहाँ पे क्या करवाने वाला हूँ। आपको यहाँ पे 2012 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू मिलेगा। बिल्कुल आपको ये करना है। अब ये मत करना कि सर मैं 20 बिल्कुल आपको 12 अभी टाइम है यार, मैं जब जब लेक्चर आएंगे बिल्कुल आप उसे कवर कर लेना। मैं कोशिश करूँगा आपको मैं डेली बेसिस पे आपको लेक्चर दूँ। तो आपको डेली बेसिस पे इसे कवर करना है। कहाँ से कहाँ तक? 2012 से लेकर 24 तक का। आपको पता ही है, बस मैं यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन से नहीं करवाता हूँ। मैं आप साथ के साथ आपको क्या करवाता हूँ? डिटेल एनालाइज करवाता हूँ। और डिटेल एनालाइज करवाने का सबसे फ़ायदा और बेनिफिट क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि आपका इस बार किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी क्वेश्चन को कैसे टिल्ट करके पूछा जा सकता है। बिल्कुल मैं डिट्टो सारा चीज़ मैं लिखाऊंगा, यहाँ पे सब चीज़ समझाऊंगा। आपको ईमानदारी से लेक्चर को अटेंड करना है। जो मैं लिखूंगा उसको आप कॉपी में नोट डाउन करना। एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स आप बना लो। मैं जो लिखूंगा उसे आप शॉर्ट नोट्स में सारे के सारे इंक्लूड करते जाना। बिल्कुल भाई, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। और उस शॉर्ट नोट्स को बार बार आपको रिवाइज़ करना है एग्जाम देने से पहले। मैथ्स का भी एक कॉपी ले लो शॉर्ट नोट्स, मैथ्स का बनाओ एंड एक साइंस का बनाओ। ये दो चीज़ आपको बिल्कुल फॉलो कीजिए। और आप मुझे बताना कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। और बिल्कुल एकदम मैं शॉर्ट नोट से भाई बना लो बिल्कुल बना लो, बगैर बनाए कुछ नहीं होने को। बिल्कुल बना, मैं जो लिखूंगा बस उसे लिखना शॉर्ट नोट्स में, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं लिखना है। और मैं जो बोलूँगा उसे लिख लेना। इसे एज ए टेस्ट लेना आप। आपका देखो इसमें सिंपल सा रूल क्या है। रूल एकदम बहुत ही सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को आप पॉज करेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद से ट्राई करेंगे। खुद से ट्राई करने के बाद आप मुझे ना लास्ट में ये बताएंगे कि आपको कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आए, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल करना। और एक चीज़ और मुझे आप कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर में देखो पहला क्वेश्चन क्या है। वीट सर, सिंपल सा पूछा वीट क्या है। तो देखो वो तो देखते हैं भाई वीट क्या है, लेकिन हम तो भाई इस कंसेप्ट को यहाँ पर सीखने आए हैं कि वीट के बारे में सिर्फ मुझे आंसर नहीं, मुझे बताना है सर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। और आपके एनसीईआरटी में क्या गिवन है आपको एक लेवल में अप रखूँगा। देख लेना आपको जो क्वेश्चन आपको पता है। मैंने जो अभी आपका जो जामिया का एग्जाम हुआ था, कितने 25 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें मैंने जो करवाया कितने मेरे नोट से आए 24 क्वेश्चन आए 25 में से। और आप मैथ्स का कितने आए हैं? मैथ्स का 25 में से 22 क्वेश्चन मेरे नोट से आए हैं। तो बिल्कुल आप मैथ्स और साइंस का बिल्कुल टेंशन ना लो, मेरे साथ आप बने रहो 1 महीने तक, आपका लेवल अप हो जाएगा। और इंशाल्लाह सारे के सारे आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो वीट के बारे में आपको देखो सबसे पहले क्या याद रखना है। तो वीट जो होता है ये क्या करता है, क्रॉप के यील्डिंग या प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज। सिंपल याद कर लो, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस किसको करता है? क्रॉप यील्ड को, मतलब क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो उसको रिड्यूस करता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और होता है इसको जो रिमूव करते हैं, रिमूविंग मेथड को क्या बोलते हैं भाई? रिमूविंग मेथड को आपको पता होना चाहिए कि जो वीट को जो रिमूव करते हैं, रिमूविंग मेथड को हम क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ लिख लें, उसको क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था। और इसमें जो बताओ इसमें कौन सा टूल यूज़ होता है, इसमें कौन सा टूल यूज़ करते हैं, आपको बिल्कुल टूल से मैं बिल्कुल आप लिख लेना भाई। ये सब जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ तो टूल से क्या यूज़ होता है, इसमें हु यूज़ होता है, ठीक। ये आपको हु इस बार जामिया का देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतना सी ये 2-3 पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और याद कर लो कि आपका जो एक वीडीसाइड होता है, जो एक केमिकल मेथड से इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो वीडीसाइड क्या केमिकल मेथड को क्या बोलते हैं भाई? वीडीसाइड बोला जाता है, वीडीसाइड। और आपका वीडीसाइड का आप एग्जांपल याद कर लेना, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में गिवन है। उसका क्या होता है, जल्दी बोलो? 2,4-D। बस इतना सा आप याद कर लो वीट के बारे में, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए आपका जो है वीट कैसा होता है भाई? ये होता है अनवांटेड प्लांट होता है, जो कि रिड्यूस करता है क्रॉप के प्रोडक्शन को। और इसको रिमूव करने का जो मेथड होता है उसको हम वीडिंग बोलते हैं। और उसको रिमूव करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो टूल से यूज़ करते हैं, वो आपका हु होता है। और एक मेथड और होता है इसको रिमूव करने के लिए, वो आपका केमिकल मेथड होता है। या वीडीसाइड बताओ कैसा मेथड है? ये आपका है केमिकल, CM लिख दूँ, ये आपका केमिकल मेथड है। और इसमें कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं? 2,4-D। बस इतना याद कर लो, इससे ज़्यादा की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंबाइन आर यूज्ड फॉर।
पूछा है सिंपल सा, बताओ जो कंबाइन होता है उसको हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंबाइन को किस चीज़ में यूज़ करते हैं भाई। ये आपका एक एडवांस टेक्निक है। कैसा टेक्निक है भाई ये आपका एडवांस टेक्निक है। ये एक ऐसा मशीन है जिसमें कि हम हार्वेस्टिंग भी करते हैं एंड थ्रेसिंग भी करते हैं, दोनों चीज़ करते हैं कंबाइन से। ठीक है, कंबाइन से क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग भी करते हैं एंड थ्रेसिंग भी करते हैं। और बताओ कंबाइन से आपको क्या बेनिफिट है ना, क्या इसके बारे में क्या रखना याद रखना है। इससे जो हमारा बेनिफिट होता है ना, पूछेगा बताओ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग का जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है। ये जो है आपका बेस्ट मेथड है। ये कैसा मेथड है भाई, ये आपका बेस्ट मेथड है। पहले बताओ ट्रेडिशनल मेथड कैसा था। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था उसमें हम क्या यूज़ करते थे, सिकल यूज़ करते थे। बताओ यहाँ पे हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के लिए जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड में क्या यूज़ करते थे, बताओ जल्दी से। ट्रेडिशनल मेथड लिख लेना। ट्रेडिशनल मेथड में क्या यूज़ करते थे, सिकल यूज़ करते थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बताओ ट्रेडिशनल मेथड में क्या यूज़ करते हैं। और आपका जो कंबाइन मेथड है ये बताओ ये कैसा मेथड है, ये आपका मॉडर्न मेथड है। पूछेगा तो बताओ मॉडर्न मेथड का नाम बताओ जिससे हम हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं, तो कंबाइन के हेल्प से करते हैं। ट्रेडिशनल जो था, ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने में लोग किस चीज़ को यूज़ क्या करते थे, सिकल को यूज़ किया करते थे, बिल्कुल। और इसका जो कंबाइन का जो बेनिफिट है वो क्या है, ये जो हमारा टाइम को सेव करता है। क्या करता है ये, टाइम एंड लेबर है ना। लेबर जो होता है ना, देखो ये सिकल में क्या था भाई, आदमी से कट करते थे है ना। अब देखो चैंपियन गाइड देख लेना, मैं आपको बताया था वहाँ पे सिकल से क्या होता है कि आदमी उसको पेड़ को कट करते हैं ना, वो जो आपका गेहूँ धान बोला उसको क्या करता है, काट कूट करता है। लेकिन कंबाइन क्या होता है कि इसमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद मशीन है भाई। तो ये क्या करता है, टाइम को एंड लेबर को, ये दोनों का कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। दोनों को कॉस्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो आपको बस इतना से इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए कि कंबाइन जो है वो आपका बेस्ट मेथड है किसके लिए, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए। कंबाइन के अंदर दोनों चीज़ एक साथ होता है, हार्वेस्टिंग में थ्रेसिंग भी। कंबाइन आपका एक मॉडर्न मेथड है। ये इससे बेनिफिट क्या है कि आपका टाइम एंड लेबर दोनों सेव होता है। आपसे पूछेगा बताओ ट्रेडिशनल मेथड कौन सा था भाई। ट्रेडिशनल मेथड तो यूज होते तो हम क्या सिकल यूज़ करते थे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए, देन मुझे बताइए कि आपने जो किया और मैंने जो बताया सही है या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पूछा है बताओ क्रॉप ग्रो इन विंटर सीजन। तो बताओ विंटर सीजन के अंदर कौन सा क्रॉप को हम ग्रो करते हैं। आपके बताओ आपके मतलब सिलेबस में कितना टाइप का क्रॉप दे रखा है, 2 टाइप का दे रखा है। पहला कौन सा क्रॉप है आपका, रबी क्रॉप है ना। पहला रबी है और दूसरा क्या है भाई, दूसरा खरीफ है। ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं जो लिख रहा हूँ बस इतना याद कर लो, इससे ज़्यादा की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो रबी क्रॉप में आपको क्या याद रखना है, जो रबी होता है वो कौन सा सीजन में इसको सोन किया जाता है, बताओ विंटर सीजन में है ना। ये आपको होता है विंटर सीजन में इसको शो करते हैं। और आपका जो खरीफ क्रॉप होता है ये बताओ कौन सा होता है, मानसून सीजन में लिख सकते हो इसे आप, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे रबी के बारे में बताना। अब देखो रबी जो होता है ना, ये बताओ इसका एग्जाम्पल आपको मेन जो है आपको एग्जाम्पल बिल्कुल पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल इसका क्या क्या होता है, एग्जाम्पल लेता है इसका मस्टर्ड हो गया, वीट हो गया ना, क्या हो गया, वीट हो गया। वीट लिख लो यहाँ पे। आपका जो मस्टर्ड हो गया वो लिख लो। उसी टाइप से आप जब यहाँ पे देखें मस्टर्ड हो गया। उसका देखो यहाँ पे जो खरीफ है, आप इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आप इसका मुझे ये बताएंगे कि कौन किस मंथ में इसको ये किया जाता है। मंथ का नाम ऐसे पूछ ले तो मंथ क्या होता है भाई, ये होता है जून से लेकर सितंबर तक। कहाँ तक, सितंबर तक होता है। उसी टाइप से जो आपका रबी खरीफ होता है इसका मंथ बताएंगे कहाँ से कहाँ तक होता है। इसका जो मंथ होता है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है। तो ये आपको इतना सा इसमें से पता होना चाहिए। पहले आपसे पूछा बताओ विंटर सीजन वाला कौन सा है, तो विंटर सीजन वाला कौन सा आपका रबी खरीफ। ऑप्शन नंबर इसका ए क्या है, करेक्ट है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पेनिसिलियम के बारे में पूछा। बताओ पेनिसिलियम क्या है। सिंपल सा पूछा, बताइए भाई साहब पेनिसिलियम क्या है। ये बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गी है या ईस्ट है। तो पेनिसिलियम क्या है, तो पेनिसिलियम जो है इसके बारे में आप कितना 2-4 पॉइंट में लिख रहा हूँ, इसे आप बस याद कर लेना। जो पेनिसिलियम है सबसे पहले ये आपका क्या है, ना ही ये बैक्टीरिया ना ही एल्गी है, ये जो है ये आपका फंगस है ना। ये क्या है भाई, ये आपका फंगस है। और पेनिसिलियम के हेल्प से हम एक एंटीबायोटिक बनाते हैं। उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन है ना। इससे इसके हेल्प से क्या बनाते हैं, पेनिसिलिन। क्या बनाते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 2-3 बार बोलते जाओ भाई। क्या होता है ये, पेनिसिलिन बनाते हैं। और पेनिसिलिन आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक है। बिल्कुल ये सारे के सारे क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है। और बताओ चलो जल्दी बताओ कि फर्स्ट एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किसने किया था, किसने किया था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सिर्फ एफ लिख दूँ मैं क्या यहाँ पे, इसी पे एफ लिख देता हूँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताओ कब किया था इसने कब किया था, 1928 में किया था। बिल्कुल इतना आपको इसमें से पता होना चाहिए। और जो होता है ना आपका पेनिसिलियम,
ये जो बताओ देखो, एक तो फंगस है, पेनिसिलियन इससे बनता है। आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और ये बताओ इसको हम किस चीज़ को, अगर यहाँ पे पूछता बताओ हम ये जो होता है मतलब पेनिसिलियन एंटीबायोटिक हम किस चीज़ को, मतलब कौन सा बीमारी को हम इसको ट्रीट करने में यूज़ करते हैं, कौन सा बीमारी को यूज़ फॉर, इसमें लिख दो आप यूज़ फॉर, या लिख दो यूज़ टू ट्रीट, है ना। ट्रीट मतलब कि किसके लिए हम यूज़ करते हैं? बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरिया से कोई बीमारी वगैरह हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, इन्फेक्शन। बस इतना सा आप याद कर लो, इससे ज़्यादा की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो पेनिसिलियम आपका क्या है भाई? ये आपका फंगस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज़ यहाँ पे और देखो, जो आपका जो ईस्ट है, बताइए ईस्ट से आप क्या क्या चीज़ खाइए, इस बार क्वेश्चन आया था इससे। ईस्ट से आप क्या क्या चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, जल्दी जल्दी बोलो। तो इससे हम क्या क्या करते हो, दो चीज़ आप याद रखना है इसमें से। एक जब अल्कोहल बनाते हो, है ना, अल्कोहल उसके ईस्ट के हेल्प से बनाते हैं। और आप जो क्या बनाते हो, ब्रेड बनाते हो ना, ब्रेड, ये भी किसके हेल्प से बनता है? ईस्ट के हेल्प से बनता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये जो बन रहा होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। कौन सा प्रोसेस से बनता है? आपको पूछेगा बताओ अल्कोहल जो बनता है वो कौन सा प्रोसेस से बनता है, तो वो कौन सा प्रोसेस से बनता है मेरे भाई? वो बनता है फर्मेंटेशन से बनता है। बिल्कुल समझ में आ गया क्या? अब एक चीज़ और ध्यान देना आपको, जब ब्रेड बना रहे होते हैं हम, जब फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जब आप ब्रेड बनाते हो, इससे एक गैस रिलीज होता है। वो गैस का नाम आपसे पूछा जाता है, इस बार भी जामिया में पूछा गया था और बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा गैस रिलीज होता है? CO2, बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो ये आपको स्लाइड समझ में आया क्या? कोई डाउट बिल्कुल नहीं है। देखो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, पेनिसिलिन क्या है? ये एक फंगस है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है? पेनिसिलियम क्या है? फंगस है। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है। और जो होता है इसको यूज़ किस में करते हैं? बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1928 में किया था। अब आते हैं ईस्ट के बारे में। ईस्ट बताओ क्या है? ईस्ट से हम अल्कोहल बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं। ये दोनों चीज़, अल्कोहल जो बनाते हैं या ब्रेड जो बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। और ख़ास में जब ब्रेड आपका बन रहा होता है उससे कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। बाकी बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे अलग के बारे में, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। बिल्कुल इस स्लाइड से बस आप ये दो चीज़ याद करो। जैसे आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स में से लिख लो, ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ना, सब बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, इससे बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये तो हर बच्चे को आता है, लेकिन आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट है क्योंकि आपका जो अलीगढ़ है ना वो थोड़ा लेवल अप है ना, बिल्कुल आपको लेवल अप। मैं आपको एक स्टेप ऊपर ही रखूँगा ताकि आप एकदम, है ना, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन वैसे कर आओ। क्वेश्चन को फाड़ के नहीं आना है ना, क्वेश्चन को एकदम ऑपरेशन करके ना, और क्वेश्चन का इस टाइप से मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। अब देखो बताओ, राइजोबियम आपसे देखो यही पूछता डायरेक्ट, बताओ राइजोबियम क्या है? बैक्टीरिया है कि वायरस है? तो देखो इसी से याद रखना, राइजोबियम क्या आपका? बैक्टीरिया है। तो ये भी आपको पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता है, भाई राइजोबियम है क्या? तो राइजोबियम आपका बैक्टीरिया है। तो पूछा है राइजोबियम हेल्प किस चीज़ में करता है? क्या डाइजेशन में करता है? फर्मेंटेशन में करता है? फर्मेंटेशन में क्या हेल्प करता है? जल्दी बताइए। ईस्ट हेल्प करता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेकिंग ऑफ कर्ड, दूध बनाने में क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जो ईस्ट होता है वो हेल्प करता है किस चीज़ में? फर्मेंटेशन में। और मेकिंग ऑफ कर्ड दूध बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है भाई? जल्दी बोलो। लैक्टोबैसिलस, LB लिख दूँ बस सिर्फ, है कोई दिक्कत नहीं ना भाई। LB मतलब लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो कर्ड बनाने में हेल्प करता है। और आपको जो राइजोबियम होता है वो हेल्प करता है किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो बस आपको यही याद रखना नहीं, आपको इसमें क्या याद रखना है कि आपका जो राइजोबियम में, देखो यहाँ इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख रहा हूँ, इससे आप बिल्कुल याद कर लेना। क्वेश्चन इससे बहुत तरह के आते भी हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रख लो, जो राइजोबियम है ये क्या है? ये आपका है बैक्टीरिया है। आपसे पूछता है बताओ राइजोबियम क्या है? तो ये आपका बैक्टीरिया है। पूछता है बताओ राइजोबियम जो होता है वो किस टाइप के प्लांट में प्रेजेंट होता है? लेग्यूमिनस, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। लेग्यूमिनस प्लांट बताओ, उसका एग्जांपल जल्दी बताओ। तो लेग्यूमिनस का एग्जांपल क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल होता है आपका, जैसे आपका पीज हो गया, ठीक है, आपका बीन्स हो गया, ये सारे के सारे आपको लेग्यूमिनस प्लांट होता है। आपसे पूछा जाता है बताओ पीज के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? तो राइजोबियम होता है। बीम के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? राइजोबियम होता है। आपको तीसरा चीज़ इसमें क्या याद रखना है, बताओ ये लेग्यूमिनस प्लांट में जो होता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है? स्टेम में होता है, लीफ में होता है, या उसके रूट में होता है? तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई? ये
ये रूट में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे होता है? रूट में प्रेजेंट होता है। और हेल्प किस चीज़ में करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, इतना याद कर लो, मोर देन इनफ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, आप रूल को फॉलो करो नहीं करो, वीडियो को पॉज करना है, देन आप सॉल्यूशन देखना। ईमानदारी से भाई रहो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ईमानदारी, सिलेक्शन के लिए ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मलेरिया इज काउज बाय। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भाई, मलेरिया किससे काउज होता है? मुझे बस ये बता दो, बताओ क्या वो वायरस से काउज होता है, फंगी से होता है, बैक्टीरिया से या प्लाज्मोडियम से होता है? आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि बताओ वायरस से जो डिजीज़ काउज होता है, कौन कौन सा डिजीज़ होता है? आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एक तो पोलियो होता है और दूसरा क्या है? इन्फ्लुएंजा है ना, इन्फ्लुएंजा। तो ये जो होता है, ये दोनों को दोनों आपके होते हैं वायरस से होते हैं। अब बताओ फंगस से कौन सा डिजीज़ काउज होता है? तो फंगस से आपको बस एक डिजीज़ याद रख लो, कम से कम आपको याद रखना है, रिंग वर्म होता है। ये कौन कैसा डिजीज़ है? ये आपका है फंगल डिजीज़ है, रिंग वर्म, WORM है ना भाई, रिंग वर्म। अब आते हैं बैक्टीरियल डिजीज़। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में आपको क्या क्या याद रखना है? देखो बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, सबसे पहले तो आप याद रखो टाइफाइड है ना। टाइफाइड जो होता है वो कैसा डिजीज़ है? ये आपका है बैक्टीरियल डिजीज़ है। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए? कोलेरा। कोलेरा जो है कैसा डिजीज़ है भाई? वो आपका, ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ट्यूबरकुलोसिस, TB याद कर लो, ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों के तीनों आपके बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो बताइए, तो इसमें से मलेरिया से काउज होने वाला डिजीज़ कौन सा है? मलेरिया से कौन सा डिजीज़, मतलब कि किसकी वजह से मलेरिया काउज होता है, ये पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। आपका ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट आंसर। तो इसमें एक चीज़ आपसे ये भी पूछा जाता है कि मलेरिया जो होता है वो स्प्रेड किसके, इसको स्प्रेड कौन करता है, मतलब कि फैलाता कौन है? इसको जो फैलाता है मस्क्यूटो फैलाता है ना। आपको याद रखना है, इसको कौन फैलाता है? मस्क्यूटो। कौन सा मस्क्यूटो? फीमेल है ना, मेल नहीं भाई। कौन सा मस्क्यूटो होता है? फीमेल एनोफिलेस मस्क्यूटो, एनोफिलेस है ना। जो लिख रहा हूँ बिल्कुल इसे अच्छे से लिख लेना, एनोफिलेस मस्क्यूटो। तो आपसे पूछेगा, अभी तो पूछा कि मलेरिया इज काउज बाय प्लाज्मोडियम, पूछेगा कि मलेरिया जो होता है वो स्प्रेड किसके हेल्प, कौन उसको स्प्रेड करता है? कौन करता है? फीमेल एनोफिलेस मस्क्यूटो करता है। आपसे कभी इसका सिम्टम पूछ सकता है, तो सिम्टम इसका क्या होता है? सिंपल सा होता है, सिम्टम बस जान लो, होता है इसमें फीवर होने लगता है, अतः हेडेक होने, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपका स्वेटिंग वगैरह होने लगता है। ये सारी चीज़ इनके सिम्टम होते हैं। बाकी मैं जो डिजीज़ का नाम लिखा हूँ बिल्कुल इसे आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्ड फ्रॉम द फाइबर। इस प्रोसेस को सिंपल सा क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? क्या वीविंग, ये सब हट चुका है आपके, इसलिए बस ये जान लो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्ड फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो स्पिनिंग जो होता है वो किसके हेल्प से होता है भाई? ये कॉमन कौन कौन सा इसमें फाइबर यूज होता है, ये आप बस थोड़ा सा याद कर लेना, कौन कौन सा फाइबर यूज होता है? जो आपका कॉटन हो गया, ऊल हो गया, सिल्क हो गया, ये सारा का सारा इसके अंदर फाइबर यूज होता है। बस इससे ज़्यादा इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर आपसे पूछा, बताओ इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है? क्या वो पॉलिस्टर है, कॉटन है, नायलॉन है या रेयान है? तो क्या पॉलिस्टर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग फाइबर है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। आपसे पूछा, अगर पूछता है यहाँ पे बताओ, ये देखो पॉलिस्टर के बारे में क्या आपको जानना चाहिए? इसके बारे में आपको इतना सा जानना चाहिए, ये जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग फाइबर है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस है भाई, बिल्कुल डिफरेंस है। आपका जो पॉलिस्टर है वो आपका स्ट्रॉन्ग फाइबर है। कॉटन बताओ क्या है? कॉटन आपका जो सॉफ्ट फाइबर, ना कि स्ट्रॉन्ग फाइबर। ये कैसा है भाई? ये आपका सॉफ्ट है, बिल्कुल इसे याद रख लेना। ये कैसा फाइबर है? आपका सॉफ्ट एंड नेचुरल है ना, ये नेचुरल है, तो ये आपको पता ही होगा, बट फिर भी लिख देता हूँ मैं, ये सॉफ्ट एंड नेचुरल है। आप मुझे नायलॉन बताएंगे, नायलॉन कैसा है? और बताइए नायलॉन जो होता है यही आपका कैसा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको नायलॉन के बारे में और क्या क्या जानना चाहिए, तो नायलॉन के बारे में आपको क्या क्या जानना चाहिए, दो चीज़ जान लो। तो इसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को बनाने में यूज़ करते हैं? इसका जो यूज़ होता है ये सबसे पहले आप जान लेंगे, जो आप रोप से वगैरह बनाते हैं, जो रस्सी वगैरह बनाते हैं, वो हम नायलॉन के हेल्प से बनाते हैं। और आप जो सीट बेल्ट वगैरह बनाते हो वो भी हम किसके हेल्प से बनाते हैं? नायलॉन के हेल्प से बनाते हैं। और एक चीज़ याद कर लो, बिल्कुल इससे पूछा जाता है कि जो पैरासूट वगैरह होता है ना, क्या कौन सूट, कौन सा सूट भाई? पैरासूट। पैरासूट जो होता है वो किसके हेल्प से बनता है? नायलॉन के हेल्प से बनता है, बिल्कुल। ये आपको, और एक चीज़ में क्या पूछा जाता है, रुको, हाँ इसमें एक चीज़ और ये पूछा जाता है, जो आपका जो बताओ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। बिल्कुल ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्या? फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो ये चीज़ आपसे पूछता है, बताइए
फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा इसमें से, तो आपसे क्या लगा देंगे, नायलॉन लगा देंगे। देखो नायलॉन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नायलॉन जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, रोप बनाने में यूज़ करते हैं, सीट बेल्ट बनाने में यूज़ करते हैं, पैराशूट बनाने में यूज़ करते हैं। आपसे पूछा बताओ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो नायलॉन है। इतना चीज़ आप याद कर लो, इसे आप शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल इंक्लूड कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, इज अ मेन मेड फाइबर। इसमें से पूछा है कि इसमें से कौन सा आपका मैन मेड फाइबर है। बिल्कुल आपको पता है, तो बताओ मैन मेड फाइबर कौन सा आपका नायलॉन जो है वो आपका मैन मेड फाइबर है। ठीक है भाई, इसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे नायलॉन के बारे में यहाँ भी पूछा गया था और नायलॉन के बारे में यहाँ भी पूछा गया। बिल्कुल सारी चीज़ वही याद रखना है कि नायलॉन जो होता है मैन मेड फाइबर, इसके अंदर क्या क्या होते हैं बताओ। इसके बारे में पता होना चाहिए, रूप बनाने में हेल्प करते हैं, सीट बेल्ट बनाने में हेल्प होता है, इसका पैराशूट, बिल्कुल ये सारी चीज़ आप बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, आंसर बताइए मुझे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि प्लास्टिक डेट डिफॉर्म इजली ऑन हीटिंग। तो आपको देखो इसमें क्या याद रखना है, तो मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता दूं कि अगर देखो जैसे थर्मोप्लास्टिक, बताओ ये क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक वैसा प्लास्टिक होता है जिसको आप क्या करो, अगर इसे आप हीट करो, क्या करो आप इसे हीट कर दो, तो इसे आप क्या कर सकते हो, हीट करने के बाद ये कैसा होता है, सॉफ्ट हो जाता है। जब सॉफ्ट हो जाएगा तो इसे आप क्या कर सकते हो, डिफॉर्म कर सकते हो, इसका दूसरा कोई भी दूसरा शेप इसे दे सकते हो। बिल्कुल ये कैसा होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, वही पूछा है कि प्लास्टिक डेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग। ऐसा कौन सा प्लास्टिक होता है जिसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं इजीली, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसी देखो थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोसेटिंग के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब इसे आप हीट करेंगे, जब इसे हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, ये सॉफ्ट नहीं होगा। और जब ये हार्ड हो जाएगा तो इसे आप क्या डिफॉर्म कर सकते हो, जल्दी बताओ, नहीं इसे आप डिफॉर्म नहीं कर सकते हो। इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप जो होता है वो फिक्स हो जाता है। तो ये चीज़ दोनों के बारे में डिफरेंस समझ में आया। थर्मो प्लास्टिक क्या है, जैसे आप हीट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट करने से डिफॉर्म मतलब दूसरा शेप दे सकते हो। लेकिन थर्मो सेटिंग क्या है, सेटिंग, अरे नहीं गलत बात। तो सेटिंग क्या है, जिससे आप हीट करो तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब देखो इसमें से मैं आपको जो एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जो आपका जो थर्मो, अब चलो एग्जांपल क्या दूँ, आप मुझे इसका कमेंट करके मुझे बताएंगे कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक क्या है, कमेंट करोगे या मैं ही लिख दूँ। चलो यार लिख ही देता हूँ, क्या आप भी मुझे याद करोगे। देखो थर्मोप्लास्टिक का आपका जो एग्जांपल है, तो इसमें आप एग्जांपल क्या याद करेंगे, यहाँ पे लिख दूँ इसे भाई। तो देखो यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, इसका जो एग्जांपल है इसमें आप दो एग्जांपल याद कर लेंगे। सबसे पहला आपका होता है पीवीसी होता है, और दूसरा क्या होता है, पॉलीथीन। को क्या होता है भाई, पॉलीथीन। तो ये दो एग्जांपल होते हैं आपको किसके, थर्मोप्लास्टिक के। और आपका जो थर्मोसेटिंग होता है, तो थर्मोसेटिंग का आप क्या एग्जांपल याद करेंगे, इसका भी दो एग्जांपल याद कर लो। पहला होता है बैक के लाइट, कौन सा भाई, कौन लाइट, कौन बैक लाइट है ना, बैक लाइट, ये आपका बैक लाइट। एंड कौन सा, मेलामाइन है ना, तो मेलामाइन, इसको सिंपल से याद कर लो। सेटिंग है ना, सेटिंग बीएम है ना, बीएमडब्ल्यू से याद कर लो। जो बी होता है बैकलाइट, एम से मेलामाइन, ये होता है आपको थर्मोसेटिंग। और थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या है, पीवीसी है ना। देखो आपको कैसे कैसे याद होगा, प्लास्टिक है ना, देखो पी है ना, इसके अंदर पी ही आ रहा, खुद ये बता रहा भाई, मैं जो स्टार्ट होगा ना, मैं पी से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे पीवीसी भी पी से स्टार्ट हो रहा है, पॉलीथीन भी पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए थर्मोप्लास्टिक में पीपी से याद रखना, पीपी थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी पॉलीथीन, याद होगा। अब अभी भूल जाओगे, नहीं ना भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है अब आपको। तो ये से याद रखो, ऐसे अभी आप नोट्स में डाल लो। अब आते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आपसे पूछा बताओ इसमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो इसके लिए मैं आपको एक सीरीज़ लेकर दे रहा हूँ, इस सीरीज़ को आपको याद कर लेना है। तो मोस्ट इसका एक सीरीज़ होता है रिएक्टिव मेटल का। पहला देखो सीक्वेंस में लिख के, आपको सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले होता है कौन सा, पोटेशियम, देन होता है सोडियम, उसके बाद होता है आपका कैल्शियम है, सी को कैल्शियम बोलते हैं। उसके बाद होता है मैग्नीशियम, Mg बोलते हैं मैग्नीशियम को। उसके बाद क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, उसको Al बोलते हैं। उसके बाद जिंक होता है। उसके बाद क्या होता है, बस इसे याद कर लो, उसका आयरन होता है। उसके बाद क्या होता है, कॉपर होता है। देन क्या होता है, Ag को बोलते हैं भाई सिल्वर बोलते हैं, और Au को बोलते हैं गोल्ड। ये आप सीक्वेंस से याद कर लेंगे। इसमें जो होता है रिएक्टिविटी, आप इधर से इधर जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इसमें याद कर लो। इधर आप किधर से, मतलब कि आप के से जाएंगे Au की तरफ से, आपका जो रिएक्टिविटी है, बताइए रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी बताओ क्या हो रहा है इधर, जल्दी जल्दी बताओ। ये आपका रिएक्टिविटी जो होता है ये डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि आपसे पूछे कि बताओ मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, पोटेशियम है। आपसे पूछेगा बताओ सबसे लीस्ट है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, जो आपका जो गोल्ड होता है ना वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है। बिल्कुल ये दो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव पूछा गया, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा भाई, तो पोटेशियम है, ये आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये तो आई होप कि आपको याद ही होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड होता है किस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। तो कौन सा होता है, मरकरी होता है। लेकिन आप एक ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मेटल वर्ड यूज़ हुआ है। अगर आपसे पूछता बताओ कौन सा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में कौन सा होता है, ब्रोमीन। में लिख दूं क्या, चलो अगर यहाँ से पूछता आपका नॉन मेटल बताओ, सेम क्वेश्चन होता, बस मेटल के बदले में क्या कर देता भाई, नॉन मेटल कर देता। कौन सा मेटल, नॉन मेटल। तो इसमें अगर सेम क्वेश्चन से नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसमें आपको क्या रखना है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो को क्या होता है, नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। तो आपसे मेटल पूछा गया तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेटल डेट इज स्टोर इन केरोसिन। इसमें से बताओ कौन सा मेटल है जिसको हम स्टोर करके रखते हैं, कहाँ पे, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बताओ कौन सा मेटल होता है, जो आपका सोडियम होता है उसको हम स्टोर करके रखते हैं कहाँ पे, केरोसिन में। बताओ ये इस क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा, जैसे ये एयर के प्रेजेंस में आता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्ट होने लगता है, मतलब कुछ ना कुछ ये रिएक्शन शो करने लगता है। और जब ये रिएक्शन शो करता है किसके प्रेजेंस में, जब देखो ये सिंपल सा है, जब आप सोडियम को किसके साथ लेकर आओ, जब इसे आप वाटर के साथ लेकर आओ, किसके साथ भाई, वाटर के साथ, तो ये क्या करेगा, ये आपका रिएक्ट करेगा, है ना। रिएक्शन यहाँ पे क्या शो करने लगता है, रिएक्शन शो करने लगता है। और जब ये रिएक्शन शो करने लगता है तो इसमें एक चीज़ और याद रखना कि बताओ कौन सा पूछेगा, कि बताओ सोडियम को अगर हम केरोसिन में नहीं रखकर वाटर में रख दें, है ना, वाटर के अंदर रख दें, बिल्कुल जब इसे वाटर के अंदर रखो तो रिएक्शन शो करेगा। आपसे यहाँ पे ये पूछेगा बताओ कौन सा गैस रिलीज होगा इस वक्त कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए गैस, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन बनेगा ये पूछेगा, इससे ज़्यादा क्या ही टफ पूछेगा भाई, आपसे पूछेगा बताओ सोडियम को स्टोर कहाँ करते, केरोसिन में तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपसे पूछेगा अगर स्टोर में इसको वाटर में स्टोर करें तो ये तो रिएक्शन शो करेगा, बिल्कुल आपको पता है। तो कौन सा गैस रिलीज होगा, तो कौन सा गैस रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है भाई, इतना बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बताइए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। देखो भाई इसमें मैं आपको कार्बन के बारे में मतलब कोल के बारे में 2-4 पॉइंट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इससे आप याद कर लो अच्छे लेवल पे। प्रोडक्ट ऑफ कोल मुझे बताओ सबसे पहले क्या क्या होता है, जल्दी बताओ। जिन्होंने मास्टरिंग एंड एनसीईआरटी कर लिया होगा उसे तो बिल्कुल ही आता होगा प्रोडक्ट ऑफ कोल क्या होता है। एंड एक और मैंने बताया था क्या, जल्दी बोलो, टाइप्स ऑफ कोल। ये 2 चीज़ तो आपको बिल्कुल आना चाहिए भाई, अगर ये नहीं आता तो फिर दिक्कत है। तो आप मुझे पहले बताएंगे, मैं यहाँ पे लिख दूँ कोल के बारे में, है ना, ये कोल के क्वेश्चन पूछा गया तो कोल का यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, बस इसे याद कर लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। क्या आपको याद रखना है, कोल। इसमें सबसे पहले याद रखो क्या, टाइप्स ऑफ कोल, क्या याद रखना है, टाइप्स ऑफ कोल। एंड दूसरा चीज़ याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ कोल। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कोल। अब मुझे ये बताएंगे टाइप्स ऑफ कोल में क्या क्या आता है। ठीक है, जल्दी वीडियो पॉज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए, उससे आप याद रख बताएंगे मुझे प्रोडक्ट ऑफ कोल में क्या क्या आता है। बताइए क्या क्या आता है। आप आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। तो इसमें बताओ टाइप अगर पूछे तो टाइप में आपको याद रखना, जो सबसे पहला टाइप होता है वो क्या होता है, पीट होता है ना, PAT पीट होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है लिग्नाइट। देखो अगर आपने मास्टरिंग एंड एनसीईआरटी नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल उसे कर लेना, बहुत अच्छे लेवल का वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है। ये सारी चीज़ वहाँ पे मैं आपको बता रखा हूँ, लेकिन मैं आपको साथ के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप होता ना एम से डरते हो, क्यों डरना है ना, क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, थोड़ी ना आपको सिलेबस से बाहर पूछेगा। मैं जो करवा रहा हूँ ईमानदारी से करो, बिल्कुल इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा। देखो दूसरा क्या है, लिग्नाइट होता है। तीसरा इसमें क्या देखना, जो बिटुमिनस होता है, ये भी क्या है, टाइप ऑफ कोल है। क्या है, कौन सा मिनस, बिटुमिनस, है ना, मिनस जो होता है ये भी आपको होता है टाइप्स ऑफ कोल। और आपका चौथा हो जाए एंथ्रासाइट। कौन सा साइड भाई, अभी देखना इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए बिल्कुल आप ध्यान दें। अभी देखना मैं आपको इससे क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं अभी इसलिए एक ही साइड में से लिख रहा हूँ ताकि मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। अब इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, लिग्नाइट के बारे में आपको याद रखना है कि लिग्नाइट का जो दूसरा नाम होता है इसको हम बोलते हैं ब्राउन कोल, इसको हम ब्राउन कोल ही बोलते हैं। ब्यूटिमिनस को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कोल। इसे हम सबसे पूछेगा बताओ सॉफ्ट कोल किसे बोलते हैं, सॉफ्ट कोल ब्यूटिमिनस को बोलते हैं। पूछेगा ब्राउन कोल किसको बोलते हैं, तो लिग्नाइट को बोलते हैं। जो आपको तो एंथ्रासाइड होता है ये होता है आपका हार्ड कोल, इसको हार्ड कोल भी बोलते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अब ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना, पीठ से कहाँ एंथ्रासाइड आ जाओ। जो कार्बन का कंटेंट है या जो कार्बन परसेंटेज है ना, कार्बन जो परसेंटेज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा,
नहीं, जो कार्बन परसेंटेज है वो इंक्रीज होगा। बिल्कुल आपको याद रखना है, यहाँ से मैंने आपको पहले डिग्री लिखा इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ से याद रखना है। जो कार्बन परसेंटेज है जब ऊपर से नीचे होती है इंक्रीज होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए बताओ इन टाइप ऑफ कोल में, इन सब में से सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे एंथ्रासाइड जो बेस्ट क्वालिटी का कोल। आपसे पूछेगा सबसे बेकार टाइप का कोल कौन सा है, तो क्या होगा पीट होगा। ठीक, तो ये सब चीज़ आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब आते हैं क्या, और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, तो किसके अंदर होता है एंथ्रासाइड के अंदर कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे पूछेगा इसमें और क्या पूछेगा बताओ किसके अंदर कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, जो पीट होता है उसके अंदर कार्बन का कंटेंट सबसे कम होता है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ कोल। प्रोडक्ट ऑफ कोल में आपको क्या क्या याद रखना, सिंपल सा है। जो प्रोडक्ट ऑफ कोल है आपका सबसे पहला है आपका कोक याद रखना है, और दूसरा क्या याद रखना भाई कोल गैस याद रखना है, और कोल तार याद रखना है ना, कोल गैस और आपको क्या रखना कोल तार। तो ये तीन होते हैं आपके क्या प्रोडक्ट ऑफ, क्या होते हैं प्रोडक्ट ऑफ कोल। अब इसमें देखो कोल के बारे में आपको मतलब कि कोक के बारे में आपको क्या याद होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ कोक के बारे में आप क्या क्या जानते हो। एक तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि कोक क्या है प्रोडक्ट ऑफ कोल। तो मैं कलर चेंज कर लूँ, रुक जाओ भाई कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा कलर लूँ इसमें, चलो चलो ये ले लेते हैं। तो कोक के बारे में आपको क्या याद रखना, कोक के बारे में जो जो पॉइंट लिखना हो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना कोक क्या है प्रोडक्ट ऑफ कोल है। और बताइए जो कोक जो होता है ये कैसा होता है, लिक्विड होता है टफ होता है, बिल्कुल आपको जो एनसीईआरटी में दे रखा है ये दे रखा है, ये कैसा होता है टफ होता है। और ये कैसा होता है पोरस होता है। ये जो एनसीईआरटी का मैं लाइन लिखा रहा हूँ ये से देखो एक एक वर्ड से आपका आंसर चेंज हो जाता है, इसलिए आपको क्या रखना है जो आपका जो प्रोडक्ट ये जो कोक होता है ये कैसा होता है पोरस होता है। और एक कलर कैसा होता है बिल्कुल यार कोल का तो ब्लैक कलर होगा, इसमें कोई बात है नहीं, तो ये आपका है ना ब्लैक कलर होता है। और जो होता है ये कैसा फॉर्म होता है प्योरेस्ट फॉर्म होता है, कैसा फॉर्म होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ये चार चीज़ आप कोक के बारे में बिल्कुल याद कर लो, ठीक है भाई ये चार चीज़। और एक चीज़ अगर इसका यूज़ आप याद करना चाहोगे चलो मैं आपको यूज़ भी लिख देता हूँ। अगर पूछेगा बताइए कोक को हम किस चीज़ में यूज करते हैं, जो आपका जो होता है ना क्या किस चीज़ में बताइए स्टील मेकिंग में, किस में यूज़ करते हैं इसको स्टील मेकिंग में। से पूछेगा बताइए स्टील मेकिंग में हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो कोक को यूज़ करते हैं। तो आपसे पूछा क्वेश्चन क्या गया है बताइए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इसमें से बताइए कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, तो बताइए क्या हो जाए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्योरेस्ट फॉर्म पूछा ना, प्योरेस्ट फॉर्म आपका क्या है भाई कोक है। उसी टाइप से आपको कोल तार के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। कोल तार भी सिंपल सा भाई, ये भी आपका कैसा है ये भी आपका ब्लैक है ना, ये भी आपका ब्लैक कलर, बिल्कुल ब्लैक तो आपको नॉर्मल बात पता होगा ही। और आप लेकिन आपको इसमें मेन चीज़ ये है कि ये कैसा है लिक्विड है। कैसा लिक्विड है पतला या मोटा, आपके आंसर में दे रखा है ये जो होता है ये थिक लिक्विड है। कैसा लिक्विड है ये थिक लिक्विड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे पूछेगा बताओ इसका जो सेंट होता है कैसा सेंट होता है, बहुत प्यारा सेंट है नहीं, इसका जो सेंट होता है अनप्लीजेंट सेंट होता है। तो आपको ये भी इसमें से पता होना चाहिए। तो इसका देखो यूज़ आप लिख लेना, मैं बस बोल देता हूँ। इसका यूज़ होता है ड्रग वगैरह बनाने में होता है, सिंथेसिस डाइन बनाने में यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ का यूज़ है। उसी टाइप से आपका जो कोल गैस है बताओ कोल गैस के बारे में क्या क्या जानते हो। कोल गैस आपका सिंपल सा है, कोल गैस जब आप कोल तार जब बनाते हो तो उसके साथ आपका कोल गैस तो होता है, जब इस कन्वर्ट करते हो जब हीट करते हो जो गैस निकलता है वो गैस क्या होता है कोल गैस कहलाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं, या तो कोक के बारे में पूछेगा या आपका कोल तार के बारे में पूछा। ये इतना सा आप जरूर लिख लेना भाई, एक छोटा सा है ना पेज लेना, उसमें हम शॉर्ट नोट्स में बना रहे हो ना बिल्कुल शॉर्ट नोट, ये सारा का सारा नोट डाउन करो ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। अभी ये इस टाइप का ध्यान रखना, अभी एक एक पॉइंट में क्वेश्चन है भाई कार्बन कंटेंट कहाँ पे ज़्यादा है किसमें कम है, ये जो मैं लिखा हूँ ना हर पॉइंट पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर देख लेना मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। और इस बार आने की संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि आपका बहुत सारा चैप्टर रिमूव हो चुका है आपका है ना, ये चैप्टर तो है ना भाई आपके सिलेबस में, तो इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए आप इसे लिख लें। बाकी पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे अभी कि बताओ पेट्रोलियम क्या है, धीरे धीरे बात करेंगे है ना, इतना सा अभी जान लो पेट्रोलियम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा आए हैं सेम टू सेम, ठीक है भाई। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल है, देखो मैंने जो बताया वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर आई को आपने दे दिया होगा। तो बताओ पूछा है कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है जब क्या करते हैं हम कोल को जब हम क्या करते हैं बर्न करते हैं। तो बहुत बच्चे क्या सोचेंगे भाई कोल गैस नहीं, इन दोनों में देखो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। अगर यहाँ पे देखो क्या आप इन एयर दे दिया ना, देखो आपसे कब पूछेगा, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूँ आपका कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, जो कि बच्चे इसमें या तो किसी को पता नहीं होता है या अगर पता भी होता है तो उसे कन्फ्यूजन होता है। देखो कोल को हम बर्न करते हैं, ठीक है, अगर मैं कोल को जलाऊँ दो कंडीशन लो, इसमें दो कंडीशन लो, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट ऑफ एयर, मतलब इसको समझ इसको शॉर्ट में लिखते हैं प्रेजेंस इन एयर, एक होता है एयर के प्रेजेंस में, एक होता है अब्सेंट इन एयर, ये दो कंडीशन लो आप, ठीक।
तो देखो इसमें क्या है, जब हम कोल को बर्न कर रहे हैं, एक तो आपका परसेंट ऑफ एयर के परसेंट अगर हम इसको बर्न करें, इसमें से कौन सा गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। लेकिन उसी कोल को हम बर्न करें इन अब्सेंट ऑफ एयर, तो कौन सा गैस रिलीज होगा, जल्दी बोलो, कोल गैस। तो अब आपको कन्फ्यूजन आपका क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे पूछता है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज बर्न इन अब्सेंस ऑफ गैस, है ना, अब्सेंस ऑफ एयर पूछा, अब्सेंस ऑफ गैस पूछा, अगर किसी एयर के प्रेजेंस में अगर हो तो अब्सेंस में, एयर के अब्सेंस में अगर आप कोल को बर्न करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, कोल गैस। लेकिन एयर के प्रेजेंस में अगर बर्न करेंगे तो कौन सा निकलेगा, CO2। तो आपसे क्या पूछा है कि एयर के प्रेजेंस में पूछा था, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। कोल गैस कब होगा, जब आप एयर के अब्सेंस में, ज़्यादा किसी को पता नहीं होता, जब पता होता है उससे कन्फ्यूजन। आई होप कि अब आपको ये चीज़ को बिल्कुल याद करो, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है भाई। अब बताओ नेचुरल गैस क्या होता है। नेचुरल गैस कोई ऐसा प्रोडक्ट वगैरह नहीं है, लेकिन LPG वन आपको एक चीज़ याद रखो, ये कैसा होता है आपका, क्लीनेस्ट फ्यूल है। कैसा फ्यूल है ये आपका, क्लीन फ्यूल है। नेचुरल गैस आपको ये दोनों याद रखो, ये दोनों को दोनों कैसे फ्यूल हैं, क्लीन फ्यूल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये आपका क्लीन फ्यूल है। और आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि LPG का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करो और लिखना सर LPG का फुल फॉर्म है ना, कि LPG का फुल फॉर्म मुझे आप लिख के बताएं। आपका अभी का होमवर्क है, जल्दी कमेंट कीजिए, तब आप नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ठीक है भाई, जल्दी कमेंट कीजिए LPG का फुल फॉर्म। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, देखो क्या पूछा गया है कि थिक, है ना, क्या देखो, थिक ब्लैक लिक्विड विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट इतना सब्सटेंस। क्या देखो, थिक ब्लैक लिक्विड, ये देखो यहाँ पे, इधर आओ, इधर याद पीछे आओ, क्या है, थिक एंड ब्लैक लिक्विड क्या है, कोल तार है, इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे। देखो सारी चीज़ क्वेश्चन आप बिल्कुल एकदम बनाते जाओ। क्या है, थिक ब्लैक है, क्या आना चाहिए आपको दिमाग में, कोल तार आना चाहिए। चार कोल कोक, बताओ कोक क्या है, कोक जो है आपका प्योरेस्ट फॉर्म है, ना कि वो कुछ ऐसा थिक वगैरह ऐसा कुछ है क्या, नहीं। तो कोल तार क्या है आपका, थिक लिक्विड होता है, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे लिख बताया, जो आपको पूछा बताओ कि आपको बताओ कोक कैसा, क्या लिक्विड नहीं है, तो सॉलिड फॉर्म है था, ये प्योरेस्ट फॉर्म है आपका, बिल्कुल ये है। पेट्रोल क्या है भाई, पेट्रोल जो होता है ये ऑफ्टेन कहाँ से होते हैं, इसमें आप एक पॉइंट लिख लो, वैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा बट अभी लिख लो। इसको हम ऑफ्टेन कहाँ से करते हैं, ऑफ्टेन फ्रोम पेट्रोलियम। जो आपका पेट्रोलियम होता है उससे हम ऑफ्टेन करते हैं किसको, पेट्रोल को ऑफ्टेन करते हैं। चार कोल के बारे में आपको आपकी बुक में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो इसलिए आप इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कोल तार के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज़ लिख दूँ, वहाँ पे मैंने यूज़ नहीं लिखा था, लेकिन बिल्कुल आपसे यूज़ पूछे जा सकते हैं, तो मैं अब यहाँ पे इसका यूज़ लिख दूँ। आपका कोल तार का क्या यूज़ है, क्या यूज़ है इसका, किसका, कोल तार का। तो इसका आप यहाँ से यूज़ याद करोगे, बिल्कुल NCERT का लाइन लिखूँगा, मैं बाहर से कुछ नहीं लिखूँगा। इसको जो हम यूज़ करते हैं, पहला यूज़ आप याद कर लो, इसको डाइज वगैरह होता है ना, मेकिंग डाइज वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। और दूसरा इसका यूज़ क्या होता है, जो पेंट वगैरह होता है, पेंट बनाने में हम किसको यूज़ करते हैं भाई, कोल तार को यूज़ करते हैं। तीसरा आप यूज़ कर मतलब कि याद कर लो यूज इसका क्या, इसको हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। तो आपसे पूछेगा बताओ कोल का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में या मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, आप क्या बोलेंगे, कोल तार बोलेंगे। पूछेगा कि कोल का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं पेंट में, तो क्या बोलेंगे, कोल तार बोलेंगे। तो आपको यहाँ से ये चीज़ पता होना चाहिए। आई होप कि आपका ये स्लाइड भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द सब्सटेंस डेट गिव हीट एंड लाइट ऑन कंबशन। कौन सा सब्सटेंस है जिसको आप हीट, अब उसको अगर जलाओगे तो क्या क्या देगा, वो आपको हीट देगा एंड लाइट देगा। सिंपल सा है यार, फ्यूल वगैरह जो होता है ना, क्या होता है, फ्यूल होता है, सिंपल सा, क्या फ्लेम होता है, नहीं पूछा किसको जलाओगे, जलाते किसको, आप फ्यूल को जलाते हो ना। अगर देखो इसमें आप फ्यूल का कुछ एग्जांपल याद कर लो, आपको पूछते हैं, आपको जो NCERT में गिवन है 3 फ्यूल है, बस अब तीनों फ्यूल का आप एग्जांपल याद कर लो। एक तो आपको आपके गिवन है क्या, कोल गिवन है, दूसरा क्या है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में पर क्या है, फ्यूल के अंदर आता है। अब तीसरा याद कर लो आपका नेचुरल गैस। ये तीनों होते हैं आपके फ्यूल हैं। और आपसे अगर दो स्पेसिफिक पूछिए पेट्रोल के अंदर क्या क्या आता है, जो डीजल आता है, ये सब डीजल हो गया, पेट्रोल है, ये सब के सब आपके इसके अंदर आता है, फिर पेट्रोलियम के अंदर आता है। आपको पूछा बताओ किसको जलाने से क्या मिलता है, आपको हीट एंड लाइट मिलता है, क्योंकि फ्यूल को जलाने से मिलता है। अभी इग्निशन के बारे में बात करेंगे, है ना भाई, बिल्कुल बात करेंगे, टेंशन ना लें आप। अब आते हैं बर्निंग ऑफ कोल इन क्लोज रूम, है ना। देखो अब पूछा, देखो कोल को पूछा भाई, देखो कोल पे क्या क्वेश्चन है, अब पूछा बताओ हम कोल को ही बर्न कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, आपका जब रूम क्लोज हो। तो देखो अब यहाँ पे फिर मैं एक पॉइंट और लिख दूँ मैं आपको, हाँ, कि देखो जब इसको आप इसमें मैं क्या लिख दूँ, एक तो आपको कोल के बारे में मैंने क्या क्या बताया, एक तो जब इसको हम बर्न करें किसके, अब्सेंस ऑफ एयर में, बताइए क्या होगा प्रोडक्ट, क्या निकलेगा। अभी अगर याद करना प्रेजेंट ऑफ एयर, तो क्या होगा, अब बोल रहा है क्लोज रूम, क्लोज रूम मतलब कि इनसफिशिएंट ऑफ एयर, क्या होता है, इनसफिशिएंट ऑफ एयर, इनसफिशिएंट ऑफ एयर। देखो सिंपल सा है, अगर पूछे कि बताओ
कोल को हम बर्न कर रहे हैं, अब्सेंट ऑफ एयर, आपका एयर वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा गैस निकलेगा? जल्दी बोलो, कमेंट करो जल्दी। कोल गैस निकलेगा। अगर पूछेगा कि कोल को हम बर्न करें लेकिन प्रेजेंट ऑफ एयर में, तो सिंपल सा कोई कंडीशन नहीं दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपसे पूछेगा कि हम कोल को बर्न कर रहे हैं क्लोज रूम मतलब कि एयर की कमी है वहाँ, और अगर पूछे इनसफिशिएंट ऑफ एयर, तो आपको इसमें याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब होता है? जब आपका क्लोज रूम नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो आई होप कि अब फिर आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सब्सटेंस विच हाई इग्निशन टेम्परेचर पूछा। बताओ इसमें से अगर सब्सटेंस अगर इग्निशन टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्या होगा? क्या उसमें कैच फायर इजीली होगा? नहीं, आपका क्या होगा? नोट कैच फायर। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप उसको समझाते हैं। देखो सबसे पहले देखो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसे आप जानना सबसे पहले ये ज़रूरत है। ये देखो क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर। इसमें आप लिख लो क्या, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर, है ना, रिक्वायर टू बर्न, है ना, रिक्वायर टू बर्न या रिक्वायर टू कैच फायर। कैच फायर, अभी देखो इसका मतलब क्या है, आपको कम से कम टेम्परेचर जिसमें कि क्या हो जाए, आपका क्या हो जाए, आग पकड़ ले, तो उसको क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब पूछ रहा भाई अब इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिए, बहुत ज़्यादा, कम में आग पकड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा में आग पकड़ेगा, वही पूछा है कि बताओ इग्निशन हम हाई कर दिए, क्या आपका आग पकड़ेगा? नहीं। अगर यहाँ पे पूछता कि लो, तो लो में तो ये ऑप्शन नंबर ए होता, लेकिन यहाँ पे हाई पूछा है, तो देखो क्या मिनिमम टेम्परेचर जिसमें आग पकड़े, लेकिन यहाँ पे हाई दे रखा है ना, इसलिए आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लिविंग एंड डिवेलिंग प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। सिंपल सा है, ये बताइए एक हैबिटेट सिंपल से क्या होता है भाई, जहाँ पे एनिमल वगैरह जो जानवर रहते हैं तो उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। बस इतना पता करो, इसमें ज़्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के बारे में मेरे से अच्छे जानते होगा आप, इसको जानने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम कैन बी सेपरेटेड बाय। आप पूछ रहा है कि कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम जो होता है उसको हम सेपरेट किससे करते हैं? कौन सा मेथड से करते हैं? क्या इवेपोरेशन से करते हैं, फिल्ट्रेशन से करते हैं? नहीं। कौन सा मेथड से करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से करते हैं। आपको देखो कभी कभी ऑप्शन में फ्रैक्शनल दिया हुआ नहीं होता, अगर कभी डिस्टिलेशन में क्या सिर्फ दिया हुआ हो तो बिल्कुल ये भी आंसर करेक्ट होगा। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं, सर हमने तो ये पढ़ा लेकिन यहाँ कुछ और दे रखा है। अरे भाई बात तो वही है, तो चाहे वो डिस्टिलेशन दे दे या फ्रैक्शनल, उसको और अच्छे से स्पेसिफाई करके दो या सिंपल सा दे दे, तो बिल्कुल आपका ये आंसर सही होगा। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि बताओ कंपोनेंट ऑफ कोल क्या क्या है, तो मुझे आप कमेंट करके एग्जांपल बताएं कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम क्या क्या है, तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बिल्कुल इसे आप पढ़ लें। और मैं आपको इस पर क्वेश्चन कल भी करवाऊंगा और मैं कल आपको बताऊंगा बताओ कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम क्या है, क्योंकि थोड़ा टाइम कितना हो गया, 41 मिनट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा मैं भी इसे नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपका ये काम है, आप मुझे कमेंट करके बताएं और एनसीईआरटी बिल्कुल ज़रूर पढ़ लेना क्या कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द स्पीसीज विच आर ऑन द वर्ज एक्सटिंक्ट, है ना, कौन सा स्पीसीज है जो कि ख़त्म हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब अच्छा वर्ज है ना, जो भी ख़त्म होने के कगार पे, अभी तो भाई है ना कुछ दिन और होगा तो भाई टपक जाएगा, है ना, ज़िंदगी में थोड़ा 2-4 दिन की ज़िंदगी है, अब तो जी रहा, बाकी वो क्या हो जाएगा, निकल लेगा भाई। कुछ दिन जीने का भी है संभावना, कुछ दिन जिएगा लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं। अब बताओ एक्सटिंक्ट स्पीसीज किसको बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज इसको बोलते हैं जो ऑलरेडी पधार चुके हैं दुनिया से, अलग दुनिया में हो, और मतलब कि जो इस दुनिया से जा चुका है, जो यहाँ पे आपको कहीं पे नहीं है ना, पूरी दुनिया में खोजो तो कहीं पे नहीं मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज बोलते हैं। इसमें आप बस 2 एग्जाम्पल याद कर लो, ये 2 एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। एक जो दुनिया से जा चुके हैं भाई साहब, डीडी, अरे बीबी नहीं, डीडी, डीडी याद करना यार, शादी ब्याह कर लो, ऐसा नहीं यार, डीडी, बीबी नहीं, डीडी, डी से अब क्या याद कर लो, डोडो, है ना, डोडो, डोडो और डायनासोर, ये दोनों जो है एग्जाम्पल है किसके? एक्सटिंक्ट स्पीसीज के। डायनो लिख दो, मैं रुक जाओ भाई लिख देता हूँ पहले, डायनासोर, तो ये जो है ये दोनों यहाँ दुनिया से पधार चुके हैं, उसको डीडी बोलते हैं। इंडेंजर्ड क्या है? जो कि अभी हैं प्रेजेंट लेकिन ये कुछ दिन में क्या होंगे, चले जाएंगे दुनिया से, है ना। अब देखो है ना, इंडेमिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? इंडेमिक स्पीसीज उसको बोलते हैं जो कि प्रेजेंट है लेकिन किसी स्पेसिफिक रीजन पे, है ना, हर जगह प्रेजेंट नहीं है। वो कौन से रीजन पे है, इसे मैं लिख दूँ प्रेजेंट एट, है ना भाई, मैं शॉर्ट प्रेजेंट को शॉर्ट में प्रेजेंट एंड लिखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रीजन, प्रेजेंट है लेकिन किसी स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कैंगारू वगैरह हो गया, है ना, कैंगारू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है सिर्फ ज़्यादातर, है ना, इसको बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज। ठीक, आपको इंडेंजर्ड ये दोनों आई होप के समझ में आ गया होगा। और इंडेंजर में आप एक एग्जाम्पल याद कर लो, इसका एग्जाम्पल आपको क्या याद करना, टाइगर याद कर लो,
और आप क्या याद करेंगे, आप पांडा वगैरह भी याद कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन आपका टाइगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना। जो टाइगर है वो आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो भाई साहब कुछ दिन है, क्या पता कब कब टपक लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड। सिंपल सा है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रिफोरेस्टेशन बोलेंगे, नहीं या डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, हाँ यही होगा। डिफोरेस्टेशन जो होता है, कटिंग ऑफ ट्री को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। तो बताओ, आपसे पूछता है कि डिफोरेस्टेशन हम क्यों करते हैं, ना किस मतलब क्या क्या डिफोरेस्टेशन क्यों होता है, वाई, तो क्यों होता है डिफोरेस्टेशन, ऐसा हमको क्यों करना पड़ता है। आप इंडस्ट्री लगाने के लिए करते हो ना, फॉरेस्ट सिंपल से समझ कर लो, एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, अर्बनाइजेशन के लिए करते हैं, एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए करते हैं। अगर आपने मेरा चैंपियन गाइड नहीं देखा है तो आपसे भाई रिक्वेस्ट है, बिल्कुल आप चैंपियन गाइड को देख लेना। वहाँ पे मैंने 20 से 25 मिनट के अंदर वो पूरा चैप्टर कवर करा है, A to Z, रिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन करना, सब चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल उसे देखो, ये लेक्चर कंप्लीट करो। उसके बाद आप सिंपल चैंपियन गाइड है ना, प्ले लिस्ट में चले आना, मैं आपको वैसे लास्ट में डिस्कस भी करने वाला हूँ, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसे देख लेना। उसके बाद आपको क्या करना, मास्टरिंग एंड एनसीईआरटी करना, उसका PYQ कर लो, इतना कर लो, मोर देन इनफ है। तो मेरी गारंटी है आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा भी एमयू के बारे में डिस्कस भी करेंगे, आपको क्या करना है अभी लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। तो डिफोरेस्टेशन का काउज क्या क्या आपसे पूछेगा, बताओ डिफोरेस्टेशन क्या क्या काउज है, मतलब कि इस किस क्यों होता है। देखो, एक तो आप एग्रीकल्चर करते हो, उसकी वजह से वो डिफोरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है। दूसरा क्या करते हो, अर्बनाइजेशन करते हो, और तीसरा क्या करते हो, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हो। इस ये तीन की वजह से आपका डिफोरेस्टेशन होता है। बताओ डिफोरेस्टेशन क्या होता है। डिफोरेस्टेशन सिंपल सा है, देखो मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। डिफोरेस्टेशन उसको बोलते हैं कि एक ये मान लेते हैं आपका रीजन है, यहाँ ये रीजन है, यहाँ पे क्या बहुत सारा फॉरेस्ट है ना, ये मान लेते हैं समझ, अरे मान लो यार ये फॉरेस्ट है ना, क्या दिक्कत है, मान लो है ना फॉरेस्ट है, ये आपका एरिया, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई किसी वजह से ये फॉरेस्ट गायब हो गया है ना, ये फॉरेस्ट यहाँ से गायब हो गया, देखो गायब हो गए। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद यहाँ पे आपने क्या किया, फॉरेस्ट लगा दिया ना, फॉरेस्ट लिया किसी वजह से आ गया, लेकिन उसी रीजन पे आया, तो देखो दोबारा आया ना, तो इसको बोलते हैं रिफोरेस्टेशन। सिंपल था किसी वजह से गायब हुआ, फिर से उसी जगह आया, तो ये आपका कहा जाता है रिफोरेस्टेशन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब देखो कंजर्वेशन क्या होता है यार, कंजर्वेशन सिंपल सा होता है, हम प्रोटेक्ट करते हैं किसको, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। आपसे पूछेगा बताओ कंजर्वेशन क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, चलो लिख देता हूँ इसे भी, है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कंजर्वेशन के अंदर प्रोटेक्ट किसको किसको प्रोटेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट को, है ना, पहला याद कर लो, फॉरेस्ट एंड क्या, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, इन दोनों को जब प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, देखो क्या है, प्लांट बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर एरिया, उसको क्या बोलते हैं। और फ्लोरा एंड फना में आपको क्या कन्फ्यूजन होता है, तो बिल्कुल आप कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। आपका जो प्लांट होता है, प्लांट से याद कर लो आपका फ्लोरा, है ना, क्या याद कर लो, फ्लोरा। अब मैं देखो फ्लोरा को यहाँ पे ऐसे देखो, मैं आपको कन्फ्यूजन आपका दूर करता हूँ, देखो FLORA, फ्लोरा होता है, ये क्या है ना, FAUNA, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। प्लांट का तो स्पेलिंग क्या होता है, PLANT, यही होता है ना स्पेलिंग, सही लिखा ना, है ना, सही लिखा बिल्कुल। अब देखो सिंपल सा, इससे आप क्या बना लो, P बना लो, इसे भी क्या बना लो, P बना लो। अब दो वर्ड मैच करो, है ना, PL यहाँ पे PA, देखो प्लांट में क्या PL है ना, PL मतलब प्लांट है, यहाँ से PL मतलब फ्लोरा, तो सिंपल सा है, जिसका दो वर्ड मैच होता है वो किसके लिए है, प्लांट के लिए। PL प्लांट, PL देखो मुझे भी कन्फ्यूजन होता था, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, बस दो वर्ड मैच करो बिल्कुल आंसर पाओ आप। तो क्या प्लांट बिलोंगिंग है ना, PL है ना, दो वर्ड यूज करो, PL इसे P बनाओ तो क्या PL है, अब आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरा हो जाएगा। अगर एक फ्लोरा तो दूसरा क्या, ये किसके लिए यूज़ होगा, फना किसके लिए यूज़ होता है भाई, ये होता है एनिमल के लिए यूज़ होता है, ठीक, समझ में आया क्या ये दोनों, फ्लोरा एंड फना। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि फ्लोरा फना, तो फ्लोरा को दो वर्ड अब बस यूज करना, F को PP बना कर चेक कर लो ये क्या है, प्लांट है या एनिमल के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्या है कि इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, बताओ पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है। तो आपको लाइजो जो देखो, मैं दो पॉइंट इसके बारे में लिखूंगा, आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको जो होता है लाइजोसोम, जो होता है ये आपका होता है सुसाइडल बैग, है ना, इसको आप याद रखो, सुसाइडल बैग, है ना, सुसाइडल बैग, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा इसमें याद कर लो, इसके अंदर होता है डाइजेशन, आपसे पूछेगा बताओ कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन होता है। डाइजेशन अगर होगा तो भाई नॉर्मल सा बात है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव टाइम प्रेजेंट होगा, है ना, डाइजेस्टिव
इंजाइम, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम प्रेजेंट होता है। पूछता क्वेश्चन ये पूछता बताइए डाइजेस्टिव इंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। पूछेगा डाइजेशन कहाँ पे होता है, लाइसोसोम में होता है। उसी टाइप से आप इसमें याद कर लेना है कि जो राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, है ना, फैक्ट्री। तो ये आपको याद रखना है। और आपको इसमें एक चीज़ और पूछ लेता है कि बताइए राइबोसोम कितने टाइप का होता है, हमको पता है। एक होता है 70S होता है, 80S होता है। बताइए 70S किसके अंदर प्रेजेंट होता है, 80S किसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो 70S राइबोसोम होता है ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, प्रोकार्योट के अंदर प्रेजेंट होता है ना, प्रोकार्योट के अंदर। आपका जो 80S प्रेजेंट होता है ये होता है आपका यूकार्योट के अंदर। ये दो चीज़ बस इतना याद करो, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या है आपका, ये आपका है पावर हाउस ऑफ द सेल। यही है आपका क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसके बारे में एक्स्ट्रा आपको क्या याद करना, प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। कलर चेंज कर लूँ, है ना। तो आपको देखो क्या है इसमें याद रखना, प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का होता है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होता है एनर्जी का, आपसे पूछेगा प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी पूछे या प्रोडक्शन ऑफ एटीपी पूछे, बिल्कुल यही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। आपसे पावर हाउस ऑफ द सेल पूछे तो ये भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये आपको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आते हैं जो न्यूक्लियस होता है। बताइए न्यूक्लियस के बारे में आपको क्या क्या पता है। ये जो होता है कंट्रोल करता है कौन सा, सारा का सारा फंक्शन को, है ना। इसमें आप याद कर लिख लूँ, तो चलिए इसे भी लिख देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, है ना, ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। आपसे पूछेगा बताइए भाई सेल का ब्रेन क्या है, तो न्यूक्लियस है। और इसी के अंदर आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है भाई, थोड़ा सा देखोगे क्या। चलो मैं थोड़ा डायग्राम बनाकर थोड़ा दिखाता हूँ इसको। चलो यहाँ पे बना दूँ, कोई दिक्कत। देखो सपोज कीजिए आपका क्या है, सेल है। सेल के अंदर आपका होता है बीच में न्यूक्लियस होता है ना, ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर में आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है पता है आपको। इसी के अंदर आपको होता है, आपको क्रोमोजोम वगैरह होता है प्रेजेंट वगैरह, है ना, क्रोमोजोम होता है। देखो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, डीएनए, आरएनए, है ना। ये सारा का सारा क्या होता है, किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्रोमोजोम वगैरह हो गया, ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। आपसे पूछेगा बताइए क्रोमोजोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के प्रेजेंट होता है। आपसे पूछेगा कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्मा कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ब्रेन हाउस ऑफ द सेल का क्या है, तो न्यूक्लियस है। तो ये सारी चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन अभी आएगा तो इसके बारे में बिल्कुल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं जो लिखा हूँ ये आप क्या करें, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। पूछा है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर माइग्रेशन। पूछा है कि इसमें से माइग्रेशन का रीजन क्या नहीं है। बताइए माइग्रेशन का रीजन क्या नहीं है। क्या सर्च फॉर फूड इस वजह से करते हैं क्या। हाँ भाई माइग्रेशन जो हम क्या मतलब बर्ड वो जो माइग्रेट करता है, माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह मतलब एक बर्ड है यहाँ पे ए प्लेस पे है और वो चला जा रहा है बी प्लेस में, मतलब यहाँ से जा रहा है यहाँ पे जा रहा है। भाई यहाँ पे क्यों जाएगा, बिल्कुल उसे खाने की ज़रूरत है तो ही तो जा रहा है। अदरवाइज मुझे अगर मुझे घर पे खाने को मिलेगा तो मैं क्यों जाऊँगा कहीं पे। मुझे मतलब कि अगर हो तो मेरे घर पे सब चीज़ एकदम अच्छी जगह है, क्लाइमेट में कोई दिक्कत ना है, क्लाइमेट मेरा बहुत अच्छा है, ना मुझे कोई परेशानी, ना मुझे खाने की दिक्कत, ना मुझे सोने का दिक्कत, ना मुझे किसी चीज़ की दिक्कत, तो मैं तो यहीं पे रहूँगा ना। लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ आने की क्यों ज़रूरत पड़ेगा। भाई खाने को नहीं मिला तभी तो जाएगा कोई बंदा, है ना। तो उसी टाइप से बर्ड भी होता है, एक सीजन होता है, सीजन वगैरह चेंज होता है जिसकी वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो बिल्कुल सर्च फूड करने के लिए तो जाता है, सर्च फॉर ब्रीडिंग है ना, ब्रीडिंग के लिए जाता है। और वो क्लाइमेटिक चेंज होता है इस वजह से जाता है वो एक जगह से दूसरी जगह। पूछा है किस वजह से नहीं जाता है, भाई रहने की वजह से। उसका घर तो ऑलरेडी यहाँ पे था भाई, है ना, उसका नेक्स्ट में घर होता है, घर तो यहाँ पे था ही ना। तो एक चीज़ ज़रूरत था भाई मुझे घर चेंज करने की, मुझे कौन सी शौक है मुझे घर चेंज करने का, बिल्कुल शौक नहीं है। ये घर को चेंज करने के लिए नहीं जाता है, ये जाता है खाना खोजने के लिए, क्लाइमेट चेंज होता है इस वजह से जाता है। तो पूछा है किस वजह से नहीं जाता, इसका कौन सा रीज़न नहीं है, क्या होता है सर्च फॉर नेस्ट, घर के लिए नहीं जाता है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर क्या 27। इसमें पूछा है किचन ऑफ द सेल। अरे यार है ना कितना प्यारा क्वेश्चन है। पूछा भाई सिंपल सा है, बताइए इसमें से किचन ऑफ द सेल कौन सा है। तो देखो राइबोसोम के बारे में मैंने आपको बताया ना, तो राइबोसोम के बारे में क्या बताया कि ये है था प्रोटीन हाउस ऑफ द सेल, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोल दो, उसको क्या बोल दो, प्रोटीन फैक्ट्री है। तो पूछेगा बताइए प्रोटीन फैक्ट्री क्या है इसमें से, तो आपका है राइबोसोम। और बताइएगा अब लाइसोसोम के बारे में क्या बताया भाई, डाइजेशन, यहाँ पे क्या होता है डाइजेशन होता है। सुसाइडल बैग पूछेगा, सिंपल जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपका सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग। तो आपसे पूछेगा बताइए सुसाइडल बैग कौन सा है, तो बिल्कुल आपको ये हो जाएगा। अगर पूछेगा बताइए पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ द सेल बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दूँ से क्या, चलो लिख देता हूँ।
पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल तो पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसी से पूछेगा किचन ऑफ द सेल, तो किचन ऑफ द सेल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई, इसके बारे में बिल्कुल याद रखना। इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट किस चीज़ में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस पूछेगा। बताइए फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो आपको क्या बोलना है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना भाई, उसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। बस यही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। पूछेगा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट। किचन आउट ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट। ठीक। हाँ, एक और ध्यान है, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में ये देखो क्वेश्चन पूछेगा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लेकिन आपको क्लोरोप्लास्ट गिवन नहीं है। अगर वहाँ पे आपको गिवन रहेगा क्या, प्लास्टिक गिवन रहेगा, तो बिल्कुल आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, प्लास्टिक ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर ही आता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इतना बस थ्योरी के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पूछा है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, तो क्या है मेरे भाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आता है या नहीं है, ये बिल्कुल आपको आता ही होगा यार। उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिस सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आते हैं थोड़ा सा आपको जायगोट के बारे में बता दूं। जायगोट क्या होता है, देखो जायगोट क्या होता है, एक होता है मेल, एक होती है फीमेल। तो मेल से क्या निकलता है, मेल गैमेट, और मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और उसी टाइप से इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे डिस्कस। अगर आपने मास्टरिंग एनसीईआरटी देखा हुआ तो ये तो क्वेश्चन आपको बहुत हलवा लगा होगा। और फीमेल से क्या निकलता है, फीमेल गैमेट, उसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, या उसको एग बोलते हैं। याद कर लो आप, एग बोलते हैं। अब ये आगे जाके क्या होता है, आपस में मीट करता है, और मीट करने के बाद ये क्या किसका फॉर्मेशन करता है, जायगोट का फॉर्मेशन करता है। तो जायगोट का जब फॉर्मेशन करेगा तो इस प्रोसेस को आपसे पूछा जाता है, बताओ जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो कौन से प्रोसेस के हेल्प से होता है, फर्टिलाइजेशन के हेल्प से होता है। अब देखो जायगोट के बाद क्या बनता है भाई, जायगोट के बाद बनता है इम्ब्रियो। आपसे इस बार क्वेश्चन यही पूछा गया था भाई, इम्ब्रियो क्या होता है। तो इम्ब्रियो जो होता है, अब ये बताओ मुझे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको क्या रखना है, फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फॉलोपियन FT लिख दूँ, फॉलोपियन ट्यूब। अब पूछेगा बताइए जो इम्ब्रियो होता है ये कहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो कहाँ पे होता है, ये होता है यूटेरस में होता है। कहाँ पे होता है, यूटेरस में। यही क्वेश्चन इस बार आपसे जानने में पूछा गया था कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है। आपसे ये पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फॉलोपियन ट्यूब है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पे 29। देखो कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल, जो मैंने आपको बताया, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन आया या नहीं आया भाई, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ इससे आप अच्छे से देखेंगे, यानी ध्यान से सुनेंगे। तो कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल है ना, सेल को जो कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया, प्लास्टिक के बारे में बता दिया, और सेल वॉल के बारे में बता दिया। सेल वॉल के बारे में नहीं बताया। देखो इन दोनों के बारे में दो चीज़, एक चीज़ और खास याद करना, जो प्लास्टिड होता है और जो आपका सेल वॉल होता है, ये दोनों का दोनों सिर्फ प्रेजेंट किस में होता है, ओनली इन ओनली इन प्लांट। ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। और आपका जो सेल वॉल होता है ये किस नेचर का होता है, ये आपका डेड नेचर का होता है। बिल्कुल बस इतना याद कर लो, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से क्या, एक पॉइंट और याद कर लीजिए, क्या होता है, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट, है ना, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट। आपको ये बस इतना याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, क्या है, एनिमल डेट गिव बर्थ यंग। एनिमल का नाम बताओ जो कि को क्या गिव देता है क्या, बर्थ यंग वन देता है। सिंपल सा देखो, मैं आपको इसमें से एक ही चीज़ बताता हूँ। देखो ओ है ना, ओ पे आ जाओ। ये कुछ अंडा जैसा नज़र आ रहा है ना, अंडा कुछ ऐसा होता है ना, कैसा होता है, ऐसा नहीं होता भाई। एंड ऐसा मान के चलो, ऐसा मान लेते हैं, क्या जरूरत है भाई, क्या दिक्कत है, मान लेते हैं अंडा ऐसा दिखता है। तो सिंपल सा है, जो अंडा देता हो, जो देखो यहाँ पे वो खुद बता रहा है भाई मैं क्या देता हूँ, अंडा देता हूँ। तो ये कैसा है, जो एग देता हो तो उसको हम ओविपोरस बोलते हैं। एक होता है वीपोरस, जो बच्चा देता है उसको क्या बोलते हैं, वीविपोरस बोलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अब इसलिए ओविपोरस वीविपोरस आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। सिंपल सा ओ से अंडा है ना, ये अंडा जैसा दिखता है, जैसे अंडा याद कर लेना। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब मुझे कमेंट करके बताएंगे यार कि आपको वीडियो कैसा लगा, मैंने जो बताया आपको समझ में आया या नहीं। देखो एक लेवल में आपको ऊपर लेकर चलूँगा, क्योंकि भाई जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी होता है थोड़ा सा उसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप का आता है, बिल्कुल आता है, मैं मानता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको, देखो मैं आपको जब जामिया करवाया था इतना डिटेल मैंने नहीं करवाया, क्योंकि वहाँ पे इतना डिटेल नहीं पूछा जाता, वहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन आता है, मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बताया। लेकिन आपका अलीगढ़ में थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन आता है। लेकिन देखो अब आपको करना क्या है, मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ अब इसे 1 महीना फॉलो करके देखिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन ना हो तो फिर मुझे बताना। आपको देखो गाइड जो कर रहा हूँ बिल्कुल इसका आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको बता दूं, साइंस का ही बता रहा हूँ, साइंस करवा रहा हूँ, तो मैथ्स के दिन मैं आपको मैथ्स बताऊँगा।
आप सबसे पहला काम है ईमानदारी से आप चले जाना कहाँ पर, यहाँ पर चैम्पियन गाइड, कलर चेंज कर लूँ, आ जाना यहाँ पे चैम्पियन गाइड में आ जाना। और यहाँ पे आपको हर लेक्चर आपको मिलेगा सिर्फ 25 मिनट मिलेगा एक चैप्टर का, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक चैप्टर का आपको 25 मिनट का मिलेगा। तो आपके अभी एनसीईआरटी में कितने चैप्टर हैं टोटल हैं आपके, बताओ 13 चैप्टर है ना, 13 चैप्टर है टोटल। अगर 13 को आप एवरेज 25 से मल्टीप्लाई करो तो कितने हो जाते हैं, लगभग 5.5 घंटा, मान के चलो 6 घंटा। आपका यहाँ पे 6 घंटा के अंदर पूरा एनसीईआरटी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ आपको चैम्पियन गाइड मिलता है 10 से 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिससे कि आपके जामिया में भी क्वेश्चन आए हैं और उससे आपके एएमयू में भी आएंगे। आपको ये काम करना है ईमानदारी से। आपका लेक्चर है पूरा मतलब कि अपलोड हो चुका, 2-3 लेक्चर बचा हुआ, मैं उसे अपलोड कर दूंगा, ठीक। इसके बाद देखो, सबसे पहले चैम्पियन गाइड कर लीजिए, उसके बाद आपको आ जाना मास्टरिंग इन एनसीईआरटी। तो इसके अंदर आपको कितना लेक्चर मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगा 30 लेक्चर है, 30 लेक्चर मिलेगा। और इसको जब कवर करेंगे तो इसको लगभग आपको टाइम इसके अंदर लगेगा 12 से 13 घंटा। 13 घंटा के अंदर पूरा मास्टरिंग इन एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हर चैप्टर में आपको मैं यहाँ पे करवाया हूँ कितना 50 से 60 क्वेश्चन हर चैप्टर में। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 13 से तो देखो कितना क्वेश्चन है, लगभग आपको 1000 मान के चलो इसमें 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं आपको लिख बहुत सारा, एक तो क्वेश्चन जो लेकर आया ही, और साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये लेवल का सकता है, इसको टिल्ट कर सकता है, जहाँ पे आपको 1000+ क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पे साइंस से आपको यहीं पे होता है कंप्लीट, इतना कर लो। और एक चीज़ और ध्यान देना भाई, आपको यहाँ पे जामिया का जो यहाँ पे देखेंगे ना, जामिया साइंस PYQ, किसी भी आप कवर करना, और ये आपको ज़्यादा टाइम में नहीं होगा, आपका बिल्कुल ये 4 घंटे के अंदर आपका कवर हो जाएगा। आप देखो कितने हो जाएंगे, 6 4 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23 घंटा। आप 23 घंटा में ये काम करो, है ना, 23 घंटा ये करो। और आपको साथ के साथ क्या करना है, मैं आपको जो अभी साइंस का PYQ दूंगा, इसे आप साथ के साथ कवर करना। और इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले आप उसे पॉज करेंगे, हर वीडियो में आपको ये काम करना है। आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताएंगे आपको कितने मार्क्स आए। देखो 23 घंटे का मैं आपको बस शेड्यूल देना, बिल्कुल अभी तो कितने महीने, 1 महीने से भी ज़्यादा बाकी है। आपको 23 घंटा बस ये काम करना है, और आप देखना आपका साइंस से कितना बेहतरीन हो जाता है। बाकी मैं आपको मैथ्स के बारे में बताऊंगा, जब मैं आपका मैथ्स का PYQ आपको कल अपलोड हो जाएगा या नहीं तो परसों हो जाएगा। बिल्कुल आपका मैथ्स को मैं टोटल दूंगा, मैथ्स में कहाँ से कहाँ तक करवाऊंगा, 2012 से लेकर वो भी 2024 तक करवाऊंगा। तो उसमें बारे में मैथ्स के बारे में बताऊंगा, मैथ्स में आपको क्या क्या करना है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होता है वैसे क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप चाहे तो चिन्मय चौरसिया एकेडमी नाम से मैंने आपको इंस्टा ID बना दिया, इस ID को आप स्कैन करा वहाँ पे पहुँच जाए, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। आपको अपडेट मिलता रहेगा जामिया एंड AMU के बारे में, और बहुत सारा कंपटीशन के बारे में फ्यूचर में हमेशा आपको मिलता रहेगा। तो आप इससे तो आप जरूर इसे ज्वाइन कर लेना, है ना, इसे जरूर फॉलो कर लेना भाई इस ID को। और ये मेरा ID है, अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो, है ना, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इस पर फॉलो कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, है ना, एक आदित्य 374 आप सर्च करेंगे, मेरा ID मिला, मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन चिन्मय चौरसिया एकेडमी को ये फॉलो पे, इस पेज को जरूर आप फॉलो कर लेना, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। अगर कुछ इसमें चेंजिंग चाहते हो कि सर, है ना, कुछ भी चेंजिंग चाहते हो, कोई भी डाउट हो, मुझे नीचे कमेंट कर दो, ठीक है भाई। तो आपका सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और बिंदास होकर पढ़िए। जो मैं बोल रहा हूँ उसे करो। सबसे पहले क्या करो, फिर से रिपीट कर दूँ, सबसे पहले आप करो चैम्पियन गाइड, उसके बाद क्या करो, मास्टरिंग एनसीईआरटी करो, उसके बाद क्या करो, जामिया का PYQ करो, उसके बाद मैं जो PYQ करवा रहा हूँ आपके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, उसे करो। इतना काम करो, बस 4 काम करो। आपको देखना आउट ऑफ 30 में 30 की गारंटी मेरी है, मैं लिख देता हूँ 30 में 30 की गारंटी मेरी है। क्योंकि मैंने जामिया का जो करवाया आपको पता है ना, देख लेना भाई, अपलोड लेक्चर 25 में 24 क्वेश्चन। मैंने जो बोला था कि भाई मैं जो करवा रहा हूँ उसे करो, आपके पूरे फुल मार्क्स आएंगे। लेकिन वहाँ पे फुल नहीं तो 24 तो आए भाई, 24 कम थोड़ी ना। कितने दिन पढ़ा है, बस 1 महीने पढ़ाया, 1 महीने आपको 24 मार्क्स आए हैं। अभी तो यहाँ आपके 1 महीने से भी ज़्यादा बाकी है, हाँ टाइम। तो आपको 30 की मेरी गारंटी है। बस आपको जो मैं कह रहा हूँ उसे आप फॉलो करना, इंशाल्लाह आपको 30 में 30 जरूर मार्क्स आएंगे। बस आप क्या करें, चैम्पियन गाइड, मास्टरिंग, इसे बार बार रिपीट मोड में करो। यार मैं पहला लेक्चर से थोड़ा समझाया, इसे रिपीट मोड में करो, बस इतना करो, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अभी लास्ट में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, मैंने आपको जो दे दिया कॉन्टेंट उस पर बिल्कुल आप डिपेंड हो सकते हैं। आपको इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।